कहता हूँ ना कि ये लोग जंगल राज के प्रतीक हैं। क्यों कहते हैं? इनको पीड़ा होती है, लेकिन कहते हैं ना, इनका लालन पालन भी तो उसी तरह के लोगों के साथ हुआ था जिन्होंने शहाबुद्दीन के गोद में खेला हो, तस्लीमुद्दीन के गोद में खेला हो। उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे जिन्होंने लाठी पिलावन के जैसी संस्कृति में पला बढ़ा। जिस प्रकार से चीजें थी, एक भय का वातावरण था। हर घर की माँ यही सोचती थी कि मेरा पति का बेटा गया तो लौटेगा कि जाता है। ये कहते ना कि पताल में भी रहेगा तो निकाल कर जेल में देने का काम यानी आप समझ सकते हैं कि उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, इसको लोग अलग कहते थे। मैं तो कहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार ने उसको यानी आप देख सकते हैं कि हर 40 किलोमीटर पे गंगा पे ब्रिज बन गया। बिहार पहला राज्य है जिसने अपने ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी पास किया। ये क्या समझेंगे जिन लोगों ने डिपार्टमेंट में बैठकर ही कुछ नहीं किया। अपने लिए मॉल बनाना था, गरीब का तो अकेला बनाने की चिंता होती नहीं। तो हमारी एनडीए की यूएसपी है, अगर हम कहेंगे तो कर देंगे। और इनकी यूएसपी है कि कहेंगे भी अब चुनाव बाद भागेंगे। 82 किलोमीटर गंगा पर किनारे किनारे सड़क शायद देश में कहीं नहीं होती। और जो हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि 200+ निश्चित रूप से इस बार 2010 के छोटे कोई भी गाँव से 30 से 40 किलोमीटर दूरी तक 4 लेन सड़क दिख रहे। ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं। हम मानते हैं कि ये विपक्ष भोगड़ा विपक्ष है, न कदम में नजर आया न फर्स्ट में। चुनाव के मैदान में आप देखिएगा जनता इनको भगा भाग मारेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका बिहारनामा के इस नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन जी। स्वागत है नितिन जी आपका हमारे शो में। हाल में ही हमारी टीम कांवड़िया पथ पे गई थी और हमने देखा कि वहाँ जो इंतजाम थे वो पहले हमने ऐसा कहीं देखा नहीं था। और एक बहुत लंबा स्ट्रेच जो बिहार में पड़ता है उस पर कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। क्या क्या रोल था आपका? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए हर साल बेहतर इंतजाम को मौका मिला। और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी खुद का निर्देश रहा है इन क्षेत्रों में कि हमारे जो भक्त आते हैं उसमें बिहार के जो पोर्शन है उसमें हर तरह की व्यवस्था हो, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे उनके ठहराव की व्यवस्था हो, शेड की व्यवस्था हो। और मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा मेला सावनी मेला हम लोग मानते हैं, उस पूरे स्ट्रेच में उस प्रकार की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा इसकी मॉनिटरिंग की। और जब मुझे मौका मिला 2021 में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पथ निर्माण का, तो हम लोगों ने थोड़ा एक स्लाइड चेंजेज किया और मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराया। जो पहले हम लोग यूज करते थे मोटा बालू, अब बाद में हम लोगों ने गंगा बालू का यूज करना शुरू किया। लोगों में जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, जो हमारे बाबा के भक्त आते हैं, उनको उस चेंजेज का इतना लाभ मिला। जो उनको पैर में फोड़े हो जाते थे, जो लंबे स्टेज पे चलने के बाद कंकड़ नुमा होता था, अब वेलवेट नुमा लगता है। तो मुझे लगता है, और हम लोगों ने पूरे रास्ते में उसके वाटर क्यूरिंग की व्यवस्था, जो परत है मतलब बालू का जो परत होता है वो मेंटेन रहे। और पूरा कांवड़िया पथ जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में अलग से बना है उसको हम लोगों ने और स्ट्रेंथन किया। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मैंने कई योजनाओं को शुरुआत कराया होगा, लेकिन 8 करोड़ की लागत से ये इसी एक योजना ने जितना मुझे आशीर्वाद दिया है उतना किसी योजना में मुझे आशीर्वाद नहीं। तो मैं तो खुद को मानता हूँ कि बाबा का आशीर्वाद मुझे मिला, तो मुझे मौका मिला और अब मैं श्रद्धालुओं के लिए उस काम को कर पा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। मुख्यमंत्री जी का जो हमेशा रहा है कि चीज़ों को बेहतर मॉनिटरिंग के साथ किया जाए, उस दिशा में सभी विभाग मिलकर काम करते हैं हम लोग। जी, ये मुझे लगता है कि आपको ज़रूर बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, क्योंकि हमने भी वो एज देखा है, वो युग देखा है जब हमारे माँ पिताजी जाते थे तो उनके पैर फूल जाया करते थे, छाले हो जाया करते थे, पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, सिक्योरिटी नहीं होती थी, आराम करने की। आज बिहार में जो स्ट्रेच है उसमें मुझे लगता है सारी वो व्यवस्थाएं जो हमने आज से 15 साल 20 साल पहले नहीं देखी थी, ना सुनी थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम अभी सदन के मानसून सत्र की। अभी आपने भी देखा और मुझे लगता है जो भी मर्यादा की सीमाएं थी वो सारी लांघ दी गई। क्या मैं रिएक्शन? कहता हूँ कि लालू परिवार, तेजस्वी यादव, मैं कहता हूँ ना कि ये लोग जंगल राज के प्रतीक हैं। क्यों कहते हैं? इनको पीड़ा होती है, लेकिन कहते हैं ना, इनका लालन पालन भी तो उसी तरह के लोगों के साथ हुआ ना जिन्होंने शहाबुद्दीन के गोद में खेला हो, तस्लीमुद्दीन के गोद में खेला हो। उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे जिन्होंने लाठी पिलावन के जैसे संस्कृति में पला बढ़ा हो। वो आज क्या आप उम्मीद करेंगे? जिस प्रकार के अमर्यादित शब्द और जिस प्रकार के इशारे और इवन मीडिया को जिस प्रकार के शब्द सूचक से, सूत्र को जिस प्रकार से शब्द सूचक से अपमानित किया, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता किस प्रकार की है। मैं ये तीनों उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि मात्र 10 दिन के अंदर ये सारे उदाहरण आए, तो आप समझ सकते हैं कि राजद संस्कृति और जंगल राज संस्कृति हम लोग जब कहते हैं
तो क्यों पीड़ा होती है तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव जी, आपके खुद की संस्कृति दिखा रही है, आपकी कार्य पद्धति दिखा रही है कि आप किस संस्कृति में बढ़े पले बढ़े हैं, और यही कारण है कि हम आपको कहते हैं कि आप जंगल राज के प्रतीक हैं। सर, बात आई जंगल राज की, तो चूंकि आपने भी 90 का वो दशक देखा है और हम सब लोगों ने उसको जिया है, भुगता है, अगर कहें सही शब्द हो तो। जब वो समय था कि शाम में 5 बजे बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हालत था, क्राइम अपने पीक पे था, तो वो एक वो दौर था जब ये सारी समस्याएं थी, और एक आज का दौर है। एक एज एज एन इंडिविजुअल आपको क्या लगता है कितना बदला है समाज? देखिए, मैं इसको दो उदाहरण दूंगा। मैं भी पटना में ही पला बढ़ा। पिरमोहानी एक मोहल्ला है हमारे क्षेत्र का, लोहानीपुर पे। मैं बचपन मेरा वहाँ बीता। उस पिरमोहानी मोहल्ले में लोग धीरे धीरे के घरों से बच्चे बाहर जाने लगे और केवल बुजुर्ग आदमी रह गए। हम भी उनमें से एक लड़के थे जिनको अपनी शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ा। 95 में मेरे पिताजी विधायक बने थे और मुझे 96 में मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं पटना छोड़ूं, लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं, जाना पड़ेगा। क्योंकि एक विधायक होते हुए भी उनको लगता था कि पटना में रहना सुरक्षित नहीं है। या और हमारी ही नहीं, हमारे उस मोहल्ले के सारे लड़के बाहर जो साइंस कॉलेज में पढ़ते थे, वो भी +2 के बाद वहाँ बीएससी करने के बजाय दिल्ली निकल लिए। ये स्थिति थी। जिस साइंस कॉलेज ने कितने बड़े बड़े स्टूडेंट को दिया, कितने बड़े हमारे लोग यहाँ से पढ़कर देश दुनिया में अपना नाम कमाए, उस साइंस कॉलेज में भी पढ़ने से लोग डरते थे। और निश्चित रूप से बदलाव तो 2006 का सूचक है। आज हमारी महिलाएं, हमारी बच्चे जो उस समय निकलना नहीं सोचते थे, आज हमारी महिलाएं और बहनें आराम से रात में भी 8 बजे 9 बजे रेस्टोरेंट जाती हैं, सिनेमा हॉल जाती हैं, घूमती हैं, बाजार करती हैं। क्या स्थिति है? लोग बोलते हैं अंतर। अंतर तो मैं बताता हूँ, उस लालटेन युग के अंतर को और इस एलईडी युग के अंतर को। बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार से चीजें थी, एक भय का वातावरण था। हर घर के माँ यही सोचती थी कि मेरा पति या बेटा गया है तो लौटेगा कि नहीं लौटेगा। वो दिन आज नहीं है। लोग कहते हैं कि घटनाएं घट रही हैं, मैं उनको भी जवाब देना चाहता हूँ, घटनाएं तो घटती हैं, पहले भी घटती थी। अपराधी आपके घर में संरक्षण पाता था। आज अगर घटनाएं घटती हैं तो बंगाल से और बाहर में भी भाग जाता है। ये कहते हैं ना कि पताल में भी रहेगा तो उसको निकाल कर जेल में डालने का काम नीतीश कुमार की यूएसपी है। इसलिए इनको जो लोग बोल रहे हैं, जिन्होंने देखा नहीं है, अरे मैं तो आज के युवाओं से कहूंगा, चलो एक बार 96 के पहले के लोगों के साथ आधा घंटा बैठ जाओ, रोंगटे खड़े हो जाएंगे किस प्रकार की स्थिति थी। आज तो आप आराम से घूम फिर रहे हो, अपने काम कर रहे हो। हम मानते हैं कि अभी भी कई चीज़ें हैं जो बदलाव की ज़रूरत है। परिवर्तन और सुधार तो हर दिन का आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से आगे भी हम और बेहतर करेंगे। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने सरकार को 20 वर्षों में बिहार को आगे लाया है, निश्चित रूप से ये गति और आगे बढ़नी चाहिए और इसी नेतृत्व में ये गति आगे बढ़ेगी। जी, सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और बात करेंगे अब आपके विभाग की। आप चूंकि पथ निर्माण मंत्री है, तो आपको बताना चाहूँगा कि चूंकि एक समय था जब मेरा पैतृक गांव है मधुबनी, तो मुझे याद है 90s में जब हम अपने गांव जाया करते थे, तो ये गारंटी होती थी कि आप गांव पहुंच जाएंगे। वक्त का कोई हिसाब किताब नहीं होता था, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा। और ऐसा बताऊं तो सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हुआ करती थी। लेकिन आज 3 घंटा मैक्सिमम मैं अपने गांव पे होता हूँ। और बात करूँ न सिर्फ सड़कों की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पुलों की और फ्लाईओवर्स की और रेलवे ओवर ब्रिजेस की। तो मुझे नहीं लगता है कि 90s में किसी ने ऐसा सोचा होगा कि ये इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हम बिहार में देख पाएंगे। देखिए, बिहार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 बार बहुत बड़ा चेंजेज आया। 2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी के बनने के बाद उन्होंने माना कि सड़क ही किसी राज्य की पहली तस्वीर कहती है, और वो तस्वीर जिसके माध्यम से दुनिया देखती है कि इस राज्य की स्थिति क्या है। मेरा ये मानना है 2006 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने पथ निर्माण को बहुत ही स्ट्रेंथन किया। उस समय हमारे मंत्री नंदकिशोर यादव जी थे। उन दोनों लोगों ने मिलकर, सुशील मोदी जी ने मिलकर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में पूरी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े। मुख्य पुल निर्माण जैसा जो बंद निगम बोर्ड था, जिसको लालू शासन ने सैलरी तक नहीं देते थे, उस निगम बोर्ड को पुनर्जीवित करके और आज पूरे बिहार में पुल निर्माण निगम से हजारों सड़कें और हजारों पुलियां बन चुकी हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज तो पहला दौर था 2006 का। मैं 2 दौर इसलिए कहता हूं कि डबल इंजन का इम्पैक्ट क्या है ये भी मैं
जो लोग पूछते हैं उनको मैं बताना, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आप देखिए कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर कितने तेजी से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और डबल किया। और आज जो स्थिति है, जिसे आप मधुबनी जाने के लिए आपको जो एक महात्मा गांधी सेतु मिलता था, और वो भी व्हाइट एलिफेंट में बोलता था, क्योंकि जो लोग भी थे उसको एक तरफ काम लगाए रखते थे, एक से लोगों को गुजरना पड़ता था। आज उसी लंबा जामा कितनी शादियां आज की जगह दूसरे दिन टल जाती थी। और आज आप देखिए उसी महात्मा गांधी सेतु के बगल में पुराना महात्मा गांधी सेतु तो 4 लेन दौड़ रहा ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जब आए थे वहाँ पर वैसा हाजीपुर के इलाके में, तो उन्होंने उस महात्मा गांधी सेतु को पुनर्जीवित करने के कहा था। और साथ में नया 6 लेन महात्मा गांधी सेतु बन रहा है बगल में। तो आज के डेट में आपको मैं 3 ब्रिजेज की बात बताऊंगा जो बिहार के लिए अभिशाप था। एक था कोइलवर ब्रिज और एक था राजेंद्र सेतु। ये तीनों से ब्लॉकेज से अगर आप निकल गए तो लगता था कि कहाँ से निकल के आ रहे हैं, मतलब लगता था कि अगर चले हैं तो सफर में अगर ये मिला है इसके बाद का टाइम आप नहीं तय कर सकते थे कितने। आज आप एक एक ब्रिज देखिए। राजेंद्र सेतु के बगल में 6 लेन ओंटा सिमरिया ब्रिज बनकर तैयार है। 6 लेन कोइलवर ब्रिज आरा में बनकर तैयार है। महात्मा गांधी 6 लेन ब्रिज बन रहा है और गंगा पे अभी आधा दर्जन ब्रिजेज और बन रहे केवल पटना से। यानी आप समझ सकते हैं कि उत्तर बिहार दक्षिण बिहार जिसको लोग अलग कहते थे, मैं तो कहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार ने उसको एक कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि आज शेरपुर दिगवारा का ब्रिज, जेपी सेतु 6 लेन ब्रिज, माननीय मुख्यमंत्री जी की ड्रीम प्रोजेक्ट कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन ब्रिज। अरे राघोपुर को भी अगर किसी ने जोड़ा है तो नीतीश कुमार ने जोड़ा है, लालू जी ने नहीं जोड़ा। उस गांव को भी दियारा बना के रखा, उसके डेवलपमेंट की चिंता भी की तो नीतीश कुमार ने की। आज उसको राघोपुर को पटना की राजधानी से डायरेक्ट अगर जोड़ा तो नीतीश कुमार ने जोड़ा। उसके बाद ताजपुर बख्तियारपुर ब्रिज। यानी आप देख सकते हैं कि हर 40 किलोमीटर पे गंगा पे ब्रिज बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नए बिहार की तस्वीर है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी का जो असर है वो बिहार की जनता देख रही है। बहुत 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 बढ़िया सर। और हम पहले देखते थे कि सड़कें बनी हैं, पुल बन रहे हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद उनकी हालत वैसे ही जर्जर हो जाती थी। और अब हम इधर सुन रहे हैं कि कुछ नई पॉलिसीज आप लोगों ने इंट्रोड्यूस की है, जैसे हैम है या ब्रिज मेंटेनेंस पुल पॉलिसी है। क्या है इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको एक बार बताऊंगा कि बिहार ने एक रोड मेंटेनेंस पॉलिसी 2012-13 में लाया जिसको नाम दिया गया OPRMC, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के नाम से। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का और नंदकिशोर यादव जी का ये प्रयास निश्चित रूप से इस बिहार के सड़कों के लिए एक मिसाल साबित हुआ। और वो मेंटेनेंस पॉलिसी का असर हुआ कि हम नई सड़कें भी बनाए और पुरानी सड़कों भी दुरुस्त रखा। इसके कारण आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जब आप कहेंगे कि नंबर्स की बात या किलोमीटर्स की बात, तो आज बड़ी संख्या में हमारे पास एक ग्रेड की ब्रिज रोड और सड़कें हैं। ये तो जनरली होता क्या था, नए बना रहे हैं, पुराने अपने जिनसी स्थिति में आते जा रहे हैं। लेकिन ये नीतीश कुमार जी ने छोड़ा नहीं। नीतीश कुमार जी ने हम नए बनाएंगे भी और पुराने को मेंटेन भी रखेंगे। इसका फायदा ये हो कि आज बिहार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एक अलग लेवल पर दिखता है कंपेयर टू अदर राज्य, मेंटेन दिखता है। और आप चले जाइए, बाकी राज्य भी OPRMC पॉलिसी को ले रहे हैं। NHI ने इस बार OPRMC पॉलिसी का डॉक्यूमेंट मंगवाया है। यानी कहीं ख्याल से बिहार शायद पहला राज्य है जिसमें उसमें ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी में अब हम लोगों ने पिछले जून में ही कैबिनेट में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी पास किया। रायपुर में रोड कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसमें गडकरी जी ने, बाकी लोगों ने कहा कि रोड ब्रिज का भी मेंटेनेंस पर हमको विचार करना चाहिए लंबे समय। बिहार पहला राज्य है जिसने अपने ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी पास किया। अब उसकी पूरी वर्किंग हम लोग शुरू कर रहे हैं। IT दिल्ली और IT पटना को हम लोगों ने 90 ब्रिजेज दिए हैं। ये नॉर्मल मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं रहेगा, हम इसके लिए पूरा वर्कआउट कर रहे हैं। हर एक ब्रिज का अपना यूनिक कोड होगा, हर एक ब्रिज का बार कोड पे उसका लिखा होगा उसका हेल्थ इंडेक्स, ये कब बना उसकी पूरी हिस्ट्री रहेगी। एक आम आदमी भी इसको ट्रैक करके देख सकता है कि। और ये देखिए, ये शुरुआत नीतीश कुमार का नेतृत्व है, ये नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। ये क्या समझेंगे जिन लोगों ने डिपार्टमेंट में बैठकर भी कुछ नहीं किया। तेजस्वी यादव भी तो इस डिपार्टमेंट में थे। मैंने ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी की घोषणा 21 में कही थी, हिम्मत था तो कर लिए होते, 23 में मौका तो था बीच में, लेकिन करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। इनको तो कुछ और करना है, अपने लिए मॉल बनाना था, गरीब का तो आशियाना बनाने की चिंता होती नहीं है।
तो मैं कह रहा था कि जो ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी है ये अपने आप में भविष्य में बिहार के लिए एक नया आयाम बनाएगा, और बिहार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ब्रिज में से, क्योंकि हमारे राज्य में नदियां बहुत हैं, और आप जब देखेंगे कि कोई न हर जिला कोई ना कोई नदी से जुड़ता है, कटता है, तो अगर हमारे ब्रिज मेंटेन रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे रोड भी और स्ट्रेंथन होंगे। अब तो मैं जल्द ही माननीय गडकरी जी को वो पॉलिसी दूंगा कि बिहार सरकार ने उसको पास किया है, और इस हेल्थ इंडेक्स के बनने के बाद जब सभी ब्रिज का हमारा हेल्थ इंडेक्स बन जाएगा बार कोड के साथ, फिर हम मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत वर्किंग भी शुरू कर देंगे। ये आपने बात की तेजस्वी यादव की, तो आपसे जानना चाहूँगा, अभी जितनी मुख्यमंत्री ने जितनी नई डेवलपमेंट पॉलिसीज़ का अनाउंसमेंट किया है, चाहे वो पेंशन योजना को 400 से 1100 या फिर 125 यूनिट बिजली फ्री जो उन्होंने दी, इन सब का क्रेडिट कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि ये तो हमारा शुरू किया होता। तो और सोशल मीडिया पे कहीं हम लोग ये देख भी रहे थे कि एक क्रेडिट चोर तेजस्वी करके ट्रेंड कर रहा था। इस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं नहीं, देखिए देखिए, ये बयानवीर हैं, कर्म कभी किया नहीं। और मैं तो कहता हूँ क्रेडिट भी चोरी करने का भी अधिकार नहीं है। मतलब क्रेडिट चोर भी होना, जिसका जिसका कुछ हल्का सा भी अंश हो तो मैं मानूँ उसका क्रेडिट। ये तो क्रेडिट चोर से भी बड़े खिलाड़ी हैं, जिसका कोई, मैं विपक्ष में हूँ, मैं कुछ भी घोषणा कर, अरे जब आपको मौका मिला तब आपने क्या करके दिखाया? आपको जब मौका मिला तब आपने क्या किया? उन्होंने 4-5 पोर्टफोलियो रखा था हाँ, जब वो मंत्री चार थे। चार विभाग के मंत्री रहे, फिर भी आपने कोई विभाग के संबंधित कोई बड़े निर्णय कभी समीक्षा करते हुए आपने नहीं देखा होगा, किसी योजनाओं की मॉनिटरिंग करते हुए नहीं देखा होगा, कोई योजनाओं की शिलान्यास करते हुए आपने नहीं देखा होगा। और जहाँ तक मैं क्रेडिट वाली बात कर रहा हूँ, जो चोरी की बात, मैं इसलिए कहता हूँ कि किस चीज़ का, नीतीश कुमार ने उसका रोड मैप बनाया, कैबिनेट में उसका अनुमोदन कराया, और पूरी तरह से अगर हम 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये बता सकते हैं क्या तेजस्वी यादव? उसमें हम लोगों ने सोलर वर्कआउट किया है, जो लोग सोलर से जुड़ेंगे उनको और हम इंसेंटिव देंगे। 125 यूनिट तो फ्री देने के साथ साथ हम इंसेंटिव भी उसको मिलेगा। सोलर से जो लाभ होने वाला है उसके लॉन्गर टर्म में सोलर एनर्जी को हम रिस्टोर करके अपने कंजम्पशन को कम करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ें तो आपके विजन में आ नहीं सकती तेजस्वी यादव जी। आप तो अलकतरा घोटाले वाले लोग हैं, चारा चोर लोग हैं, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। आज सामाजिक सुरक्षा क्यों नहीं आपने कर दिया? मुख्यमंत्री जी ने तो देना शुरू कर दिया। और इनके शासित जो इनके शागिर्द हैं कांग्रेस वाले, इनकी पता कीजिए कि इन्होंने हिमाचल में घोषणा किया तो दिया क्या, कर्नाटका में घोषणा किया तो दिया क्या, लेकिन भाजपा एनडीए की सरकार ने, जाइए छत्तीसगढ़, हम लोगों ने 2 महीने के अंदर शुरू करा दिया। मध्य प्रदेश देखिए, लाडली योजना तुरंत दे दिया। तो हमारी एनडीए की यूएसपी यही है, अगर हम कहेंगे तो कर देंगे, और इनकी यूएसपी है कि कहेंगे भी, अब चुनाव के बाद भाग भी जाएंगे। तो ये क्रेडिट चोर नहीं, ये जनता को झांसा देने वाले लोग हैं। क्रेडिट तो इनके जिम्मे आना चाहिए, डेबिट वाले लोग हैं, ये कुछ लेके ही जाएंगे, जनता को कुछ देने वाले नहीं है। और अभी क्योंकि लालू परिवार की बात हो रही थी, तो सीएजी की भी रिपोर्ट अभी आई है हाल फिलहाल में, तो उस पर भी वो सारा इल्ज़ाम कहीं ना कहीं, आज ही उन्होंने सुबह सुबह ट्वीट भी किया कि वो नीतीश कुमार पे थोप रहे लालू जी। लालू जी के थोपने थे, लालू जी सीएजी को समझे हैं। 23,000 करोड़ का बजट था, केवल सैलरी और पेंशन का था, कभी काम कुछ किए थे क्या कि कोई रोड बनेगा जिसका? तो हिसाब किताब का कहाँ से समझ आएगा? आज बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार मिला लीजिए तो और इससे चौगुना का काम चलता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कई चीज़ें हैं, और सबका ऑडिट होता है। 3 साल का काम है, कोई 4 साल के ब्रिजेज कभी बनाए थे? महात्मा गांधी सेतु तो हर महीने हर साल वसूली खाली करते थे, कोई एक ब्रिज भी बनाए थे क्या? आज नीतीश कुमार ने कई ब्रिजेज, अच्छी जगह विदुपुर ब्रिज 6 साल में हम लोग को बनाना था, उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें आई, अब इस साल वो पूरा होगा। तो कई ब्रिजेज हैं, कई रोड हैं जो लंबे समय तक बनते हैं, उसके जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है उसके बाद आता है, तो उसको हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे पर कोई डाउट है तो कोर्ट जाओ ना भैया। हम तो गए थे चारा घोटाले में कोर्ट, गए ना जेल। हम अलकतरा घोटाले में गए थे कोर्ट। आपकी हिम्मत है क्या? जॉब फॉर जमीन घोटाला किया आपने, किया रेलवे में खेल खेला आपने, खेला होटल, अब क्या क्या खेल खेला आप सब जानते हैं। तो ये खेल खेलने के बाद हम पर आरोप लगाते हो तो कोई को साबित तो करो यार। आप पर जो आरोप लगते हैं तो आप एक बार हो आते हो बढ़िया से जेल घूम के, हम पे आरोप खाली बयानवीर बन के घूमते हो। इसलिए चिपकता वही है जो सच होता है। काश ये बोलने से जगह कुछ करते
तो निश्चित रूप से बिहार को नई चीज़ें मिलती। लेकिन हम मानते हैं कि ये विपक्ष भगोड़ा विपक्ष है, न सदन में नजर आया न सड़क पर नजर आएगा, और चुनाव के मैदान में आप देखिएगा जनता इनको भगा भगा के मारेगी। और इलेक्शंस भी सर काफ़ी पास आ गए हैं, और इस बार क्या किन मुद्दों पे आपको लगता है कि एनडीए किन मुद्दों पे आगे बढ़ेगी, और क्या उनका रहेगा चुनाव को लेके प्लान? देखिए, डेवलपमेंट हमारा पहला फेस है, और हमारे नेतृत्वकर्ता का भी आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की जोड़ी का पहला यूएसपी अगर कह सकते हैं, पहला टीआरपी जो कहते हैं हम लोग, वो है डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस, करप्शन फ्री। निश्चित रूप से ये हमारी यूएसपी रही है, और पहले हम लोग इसी यूएसपी के आधार पर जाएंगे। और डेवलपमेंट जिस प्रकार से 20 सालों का सफर रहा, 10 वर्षों में केंद्र के सपोर्ट से जो काम हुआ, इन चीज़ों को जनता के सामने हम लोगों ने रखा भी है, और जनता ने हमको हर बार उसका आशीर्वाद दिया। तभी हम 5 साल के बाद 10 साल, 10 साल के बाद 15, और 15 के बाद 20 साल तक पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगातार जो आशीर्वाद मिला है, ये इस बात का सूचक है कि हमने काम किया तब आशीर्वाद मिला। और हम उम्मीद करते हैं कि 2025 का भी चुनाव निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग बेहतर से बेहतर परिणाम लेके आएंगे। और जो हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि 200 प्लस का, निश्चित रूप से इस बार 2010 को फिर से रिपीट होने की संभावना है। और क्या लगता है इस बार नीतीश जी का, जो हम बात करते हैं जो जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी में, तो एक नीतीश मैजिक की हमेशा बात करते हैं कि, तो क्या कितना कारगर रहेगा इस बार देखिए, नीतीश मैजिक? आज के डेट में जो आदमी परफॉर्मर रहा है, जिसने बिहार को बदल के दिया है, 2005 का बिहार और 2025 का बिहार, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 2005 के बिहार को देखो, 2025, तो जो व्यक्ति इस चेंज का गवाह है, जिसने इस चेंज को लाया है, तो निश्चित रूप से उसका मैजिक तो चलेगा ही चलेगा। इसको कौन झुटला सकता है? और जिनको भ्रम है, हमारे नेता प्रतिपक्ष को कोई गलतफहमी है कि वो चीज़ें नहीं हैं उनके अंदर कोई, तो आने दीजिए, 2-2 हाथ होने ही वाला है 2025 में। और आज भी नीतीश कुमार के वर्किंग के 5% पे आप नहीं। आज भी नीतीश कुमार जिस प्रकार से मॉनिटरिंग करते हैं, मैं एक डिपार्टमेंट देख रहा हूँ ना, एक एक डिपार्टमेंट में प्रगति यात्रा में क्या क्या रिपोर्ट आना है। जो व्यक्ति 2 महीने पूरे क्षेत्र राज्य में घूमता है, और 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर उसको सभी योजनाओं की जो घोषणा करता है, तो कैबिनेट अनुमोदन कराकर उसकी योजनाओं को निविदा कराता है, इतना पार्टिकुलर होकर मॉनिटरिंग करता है। एक भी डिपार्टमेंट का सूद लेते देखा है तेजस्वी यादव को? कहाँ से यार? पासा में हम लोग कहते हैं ना कि पसका में भी नहीं आओगे, उतना स्थिति नहीं है। ये चलने दीजिए। कुछ समाज विशेष, कुछ धर्म विशेष के नाम पर, सर्टेन वोट बैंक के आधार पर कुछ अपने आप को सोच रहे हो, पर वो वोट बैंक भी काम नहीं आएगा। डेवलपमेंट के सामने सब धरे के धरे रह जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव अपनी सभाओं में भूरा बाल साफ करो के नारे लगा रहे थे, और उनके विधायक भी सवर्णों को धमका रहे हैं अपने तरीके से। देखिए, नीतीश कुमार ने इस चीज़ को इतना बढ़िया से, सामाजिक समीकरण को इतना बढ़िया से बांधा है कि आज के डेट में बीजेपी और जेडीयू एक स्वाभाविक गठबंधन के रूप में काम किया है। और समाज के कोई भी वर्ग हो, उसको मालूम है कि मुझे डेवलपमेंट और शांति चाहिए। और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके इन लोगों ने लाठी पिलावन और तेल पिलावन किया, महारैला किया, जनता ने उस समय भी इनको जवाब दिया था। और मैं तो चाहता हूँ कि एक बार फिर से उन दिनों की बात याद करो। तेजस्वी यादव जी, एक बार फिर से बोलो जो आपके पिताजी ने बोला था, जनता उसका जवाब देगी। आप एक बार भूरा बाल लालू जी ने भी बोला था ना, तो जवाब मिला था। मैं तो कहूँगा तेजस्वी यादव जी हर मंच पे बोलो, ताकि जनता को पता चल जाए कि आप लालू जी के असली बेटा हो। हमने भी कहीं पे सुना कि मुंगेर से लेके भागलपुर तक एक 82 किलोमीटर का एक गंगा कॉरिडोर का कुछ देखिए, हम वो लोग चल को रहा है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे एक बहुत बहुत अच्छा प्रयोग हम लोग शुरू किया है, हैम का, जो देश भर में एक सफल प्रयोग है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत। और अभी हम लोगों ने सबसे पहला दीघा से कोइलबर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, उसको हम लोगों ने 34 किलोमीटर का स्ट्रेच लिया है, और ये हैम मॉडल के तहत बनेगा। हैम मॉडल बेसिकली पीपीपी मोड का अपर वर्जन है, जिसमें बैंक भी सपोर्ट सिस्टम के साथ आती है। अभी हम लोगों ने उसके बाद मुंगेर से भागलपुर तक का करीब 82 किलोमीटर का स्ट्रेच लिया है, जो नदी के किनारे किनारे में उसका एक एम्बार्कमेंट का भी काम करेगा। और साथ में 4 लेन सड़क आपको दिखेगी, यानी पटना का मेरीन ड्राइव 21 किलोमीटर का, और मुंगेर से भागलपुर 82 किलोमीटर का मेरीन ड्राइव की तरह दिखेगा। और मैंने तो कहा भी है कि वो गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में नजर आएगा। ये 82 किलोमीटर गंगा पर किनारे किनारे सड़क
शायद देश में कहीं नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है कि इतनी बड़ी स्कीम को भी अभी पिछले कैबिनेट में हम लोगों ने सहमति दिया, उसकी निविदा की प्रक्रिया है और चुनाव के पहले उस योजना को निश्चित रूप से हम लोग शुरुआत भी कर देंगे। बहुत बढ़िया सर। अब चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसको किसी से कंक्लूड करते हैं हम ये जानना चाहेंगे या हमारी ऑडियंस या बिहार की जनता ये जानना चाहेगी कि आने वाले अगले 5 सालों में क्या रोड मैप है आपका, अपने डिपार्टमेंट का क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का प्लान देखिए, है? सबसे पहले तो मैं, चूंकि आप मधुबनी से आते हैं, बिहार को केंद्र का सपोर्ट मिला तो उसमें एक्सप्रेसवे का तोहफा खूब मिला। आज पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, जो आपके मधुबनी जिले के लिए लाइफ लाइन बनेगा। और मैं लाइफ लाइन मधुबनी जिले की नहीं कह रहा हूँ, मैं उत्तर बिहार के लिए लाइफ लाइन कह रहा हूँ। वो जो 6 लेन सड़क गुजरेगा, उसको हम उस रूप में हम लोगों ने जब उसका अलाइनमेंट फाइनल किया तो पूरा बाढ़ प्रोन इलाका है। यानी जब वो 6 लेन ब्रिज बनेगा तो कितने गाँव को और कितने इलाकों को पूरा तस्वीर बदलेगी। उसी प्रकार से रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे, आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे अभी काम लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक्सप्रेस वे का जुड़ा होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि 5 घंटे में से लेकर अब 4 घंटे में हम कहीं भी बिहार के किसी कोने से पटना पहुंच चुके हैं, आज वो स्थिति में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज 1.5 घंटे में हम बोधगया पहुंच सकते हैं, बेगूसराय 1.25 घंटा में पहुंच सकते हैं, मधुबनी दरभंगा 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो धीरे धीरे वो समय आ रहा है जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सपना है उसको हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन हमारा आज भी मानना है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक अपकमिंग जो हमारे लिए सपना होगा कि कोई भी गांव हो उससे 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर 4 लेन सड़क गुजरे, ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग काम कर रहे हैं। और 2025 के बाद जो 2047 के विकसित भारत का जो सपना है, उसमें निश्चित रूप से हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा रोड मैप बना रहे हैं। हम लोग साथ में सोशियो इकोनॉमिक ऑडिट भी करा रहे हैं, जो कि पिछले 20 वर्षों में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चेंजेज आए, उससे एक एक आम आदमी का, एक गांव का, एक पंचायत के लाइफ में क्या परिवर्तन आया, उसकी ऑडिट करा रहे हैं और साथ में उसको रोड मैप भी बनाने दे रहे हैं। यानी 2047 में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको स्ट्रेंथन करना है, तो उसकी तैयारी 20 साल पहले हम लोग शुरू कर चुके हैं। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार को तस्वीर बनने का संकल्प लिया है, उसमें निश्चित रूप से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग अगले जो 25 के बाद का जो भी समय होगा उसके लिए पूरी तरह से तैयारी करके रखे हैं। और भविष्य में जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से इस पूरे चीज़ को और स्ट्रेंथन करेंगे और बिहार के विकास का विकल्प केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, सुन के बहुत अच्छा लगा और उम्मीद ये भी करेंगे कि आगे कंटिन्यू रहे, आप पथ निर्माण मंत्री ही रहे और नीतीश जी वही रहे और मोदी जी की हमारी ये डबल इंजन सरकार कंटिन्यू रहे। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद गौरव जी।